आज हम बात करेंगे दुनिया के उन देशों की जो न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन देश, इनकी ताकत और इसके क्या मतलब है हमारी सुरक्षा के लिए। यह विषय पूरी मानवता से जुड़ा है, जानकारी हर नागरिक के लिए जरूरी है। आज हम भारत केंद्रित नजरिए से दुनिया को देखेंगे, हमारा देश बीच में होगा। चलिए इस गंभीर लेकिन जरूरी विषय को आसान शब्दों में समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि परमाणु हथियार क्या होते हैं। सीधे शब्दों में चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स या परमाणु हथियार ऐसे विनाशकारी उपकरण हैं जो एटम के न्यूक्लियस से निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। यह ऊर्जा असंभव तबाही ला सकती है। इनकी शक्ति दो प्रक्रियाओं से आती है, फिशन जिसमें भारी एटम तोड़े जाते हैं और फ्यूजन जिसमें हल्के एटम्स जोड़े जाते हैं। दोनों में ही भारी ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा एक भयानक विस्फोट, तेज गर्मी की लहर और फायरस्टॉर्म बनाती है। इसके साथ ही अदृश्य लेकिन घातक रेडिएशन भी फैलता है, जो लॉन्ग टर्म नुकसान की असली वजह बनता है। यह रेडिएशन हवा, पानी और मिट्टी में फैलकर उन्हें जहरीला बना देता है। यह डीएनए को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है, जिसका असर पीढ़ियों तक रहता है। इन्हें जमीन से मिसाइलों, हवा से बॉम्बर विमानों या समुद्र से पनडुब्बियों द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। इस क्षमता को न्यूक्लियर ट्राइड कहा जाता है, जो जवाबी हमले की गारंटी देता है। फिशन आधारित एटम बॉम्ब की तुलना में फ्यूजन आधारित हाइड्रोजन बॉम्ब की ताकत हजारों गुना ज्यादा हो सकती है, जो पूरे शहरों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण दिखाता है कि इनका असर कितना कष्टदायक और स्थायी होता है। यह मानवता के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ेढ़ा न्यूक्लियर जखीरा रखने वाला देश। अनुमान के मुताबिक रशिया के पास लगभग 5580 वॉरहेड्स हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद रशिया को यह विशाल जखीरा विरासत में मिला, जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ हुई हथियारों की होड़ेज का नतीजा है। यह सोवियत विरासत है। इनके पास लैंड, सी और एयर से हमला करने की ट्राइड क्षमता है। इसका मतलब है कि वो जमीन पर मौजूद साइलो से बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्र में पनडुब्बियों से और हवा में अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से परमाणु हमला कर सकता है। आजकल रशिया ने अपने हथियारों को आधुनिक बनाया है। अवानगार्ड जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स विकसित किए हैं, जो मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकते हैं। भारत के नजरिए से रशिया एक पुराना और महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक साथी रहा है, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का पहला परमाणु देश और आज भी एक प्रमुख वैश्विक ताकत। अनुमान के मुताबिक इनके पास लगभग 5044 वॉरहेड्स हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट और ट्रिनिटी टेस्ट से अमेरिका ने परमाणु युग का आरंभ किया, जिसका अंत हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के साथ हुआ। इतिहास में परमाणु हथियारों का एकमात्र युद्धकालीन उपयोग। यूएस के पास भी एक मजबूत न्यूक्लियर ट्राइड है। जमीन पर मिनटमैन मिसाइलें, समुद्र में ओहियो क्लास पनडुब्बियां और हवा में B-2 और B-52 बॉम्बर्स। यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के जरिए जापान, दक्षिण कोरिया और नेटो जैसे अपने सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी भी देता है। चाइना हमारा सबसे बड़ा पनडुब्बी और तेजी से बढ़ती हुई परमाणु शक्ति। अनुमान है कि अभी चीन के पास लगभग 500 वॉरहेड्स हैं, लेकिन यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाइना ने 1964 में पहला टेस्ट किया। उसकी रस्मी नीति नो फर्स्ट यूज रही है, लेकिन विशेषज्ञ इसकी शर्तों को लेकर निश्चित नहीं है। आज चीन भी अपनी ट्राइड क्षमता और एडवांस्ड डिलीवरी सिस्टम्स जैसे TF-41 मिसाइल को तेजी से विकसित कर रहा है। इसका सीधा प्रभाव भारत की सुरक्षा पर होता है, जिससे दो मोर्चे वाले युद्ध का खतरा और भी गंभीर हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण परमाणु शक्ति है। उनके पास लगभग 225 वॉरहेड्स हैं। यूके का न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह से समुद्र आधारित है, जिसे कॉन्टिन्यूअस डिफेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि 1969 से हर दिन परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी समुद्र में गश्त पर रहती है। उनकी प्रणाली अमेरिकी ट्राइडेंट मिसाइलों पर निर्भर है, जो अमेरिका
पास लगभग 290 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस की परमाणु नीति की नींव राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने रखी थी, जो मानते थे कि फ्रांस की सुरक्षा के लिए उसे किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनकी शक्ति ज्यादातर सबमरीन्स पर आधारित है, साथ ही राफेल डाकू विमान भी परमाणु मिसाइलें बचाने में सक्षम है। फ्रांस की नीति राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर जोर देती है। भारत के साथ इनके रक्षा संबंध बहुत मजबूत है, जिसमें राफेल विमानों की खरीद एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फ्रांस यूएनएससी का स्थायी सदस्य भी है, जो इसे वैश्विक मामलों में एक अहम स्थान देता है। भारत हमारी कहानी। पहला टेस्ट 1974 में पोखरण में हुआ, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कोड ने दिया गया और एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया गया। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर आधारित है। अनुमान के मुताबिक भारत के पास लगभग 172 वॉरहेड्स हैं। 1998 के ऑपरेशन शक्ति परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया, जिसका मुख्य कारण चीन और पाकिस्तान से बढ़ता सुरक्षा खतरा था। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें और आईएनएस अरिहंत जैसी पनडुब्बियों के साथ भारत अपनी विश्वसनीय जवाबी हमला करने की क्षमता यानी न्यूक्लियर ट्रायड को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत का संदेश साफ है, ये शक्ति युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। डीआरडीओ और पाक जैसे संस्थान इस जिम्मेदारी को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। उन्होंने भारत के परीक्षणों के ठीक 2 हफ्ते बाद 1998 में चगाई में अपने परमाणु परीक्षण किए। आज अनुमान है कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में फर्स्ट यूज की संभावना खुली रखी गई है, ताकि भारत की पारंपरिक सैन्य ग्रोथ को संतुलित किया जा सके। उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्स यानी छोटे परमाणु हथियारों पर भी काफी विकास किया है। स्थिति साउथ एशिया में परमाणु युद्ध के खतरे को बढ़ा देती है। इसके अलावा खान नेटवर्क के जरिए परमाणु तकनीक के प्रसार का इतिहास भी वैश्विक चिंता का विषय रहा है। इन्हीं कारणों से भारत को अपनी सुरक्षा और डिफेंस को हर समय मजबूत और विश्वसनीय रखना होता है। नॉर्थ कोरिया एक गुप्त और आक्रामक देश, जिसने अपना पहला परमाणु परीक्षण 2006 में किया। देश की अत्यधिक गोपनीयता के कारण उनके वॉरहेड्स की सही संख्या का अनुमान लगाना लगभग असंभव है, लेकिन वो 50 के आसपास हो सकती है। वो आईसीबीएम्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में काम कर रहे हैं, जिनकी पहुंच अमेरिका तक हो सकती है। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी सत्ता को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को जारी रखा है, जिससे ईस्ट एशिया में तनाव बना रहता है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी परमाणु तकनीक की सामग्री दूसरे देशों में संभावित भेज सकता है। इजराइल एक ऐसा देश जो रस्मी रूप से घोषित नहीं करता, लेकिन जिसे व्यापक रूप से एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट माना जाता है। उसकी पॉलिसी न्यूक्लियर एम्बिग्विटी पर आधारित है, क्योंकि पुष्टि करना, नहीं इनकार करना, ये नीति दुश्मनों को डराने और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए है। माना जाता है कि उनके पास मिसाइलों, ढाकू विमानों और पनडुब्बियों के रूप में ट्राइड क्षमता मौजूद है। इन सभी देशों की कहानी और प्रेरणाएं अलग है। किसी के लिए यह शीत युद्ध की विरासत है, तो किसी के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा की मजबूरी। लेकिन एक बात कॉमन है, इनकी ताकत ग्लोबल सिक्योरिटी को हर पल प्रभावित करती है। अब जब हम इन 9 देशों के बारे में जान चुके हैं, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं, जैसे नेटो न्यूक्लियर शेयरिंग और वो देश जिन्होंने परमाणु हथियार त्याग दिए। नेटो न्यूक्लियर शेयरिंग। अमेरिका कुछ वॉरहेड्स अपने एलाइड बेसिस पर तैनात रखता है। इस व्यवस्था के तहत जर्मनी, इटली, टर्की, बेल्जियम, नीदरलैंड्स जैसे देशों में यूएस वेपन्स होस्ट किए जाते हैं। युद्ध में यूएस अनुमति से इस्तेमाल हो सकता है। कुछ देशों ने हथियार हासिल करने के बाद उन्हें त्याग दिया। साउथ अफ्रीका ने अपने न्यूक्स खुद नष्ट किए। यूएसएसआर के टूटने पर यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान को वॉरहेड्स मिले, लेकिन इन्होंने सब वॉरहेड्स रशिया को वापस कर दिए और डिसआर्म हो गए। यह उदाहरण दिखाते हैं कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स कितनी जटिल और जियोपॉलिटिकल होती है।
तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु शक्ति है। यह शक्ति जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। इतिहास गवाह है कि शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की होड़ ने दुनिया को डर के साए में रखा था। इन हथियारों की विनाशकारी क्षमता किसी भी विवाद को पूरी मानवता के लिए खतरा बना सकती है। इसी खतरे को कम करने के लिए एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियां बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करना है। भारत ने हमेशा एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। हमारी आशा और प्रयास यही है कि एक दिन यह दुनिया इन विनाशकारी हथियारों के डर से पूरी तरह मुक्त हो। अगर आप वैश्विक राजनीति और सुरक्षा से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। याद रखें, वैश्विक शांति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जागरूक रहकर और संवाद को बढ़ावा देकर हम सभी एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं।